हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रितुज नोट्स। तो आज जो टॉपिक हम हमारे वीडियो में देखने वाले हैं वो है ग्रीम्स लॉ। ये इंग्लिश ऑनर्स के फर्स्ट पार्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये तो आना ही आना है, एग्जाम में लिख के रख लो आप सभी। तो इससे पहले कि हम ये वीडियो शुरू करें, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें जैसे आप लोग कर रहे हैं। और प्लीज़ बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियोज़ डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलती जाए। तो चलिए बिना देर के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की हमारी टॉपिक है ग्रीम्स लॉ। पहले लिखेंगे हम इंट्रोडक्शन। ग्रीम्स लॉ इज डिस्कवर्ड बाय ग्रेट जर्मन लिंग्विस्टिक जैकॉब ग्रीम। और ग्रीम लॉ जो है वो एक ग्रेट जर्मन लिंग्विस्टिक के द्वारा डिस्कवर किया गया है जिनका नाम था जैकॉब ग्रीम। हु वॉज अ फिलोजिस्ट, ज्यूरिस्ट एंड फोकलरिस्ट। जो एक फिलोजिस्ट थे, एक ज्यूरिस्ट थे और एक फोकलरिस्ट भी थे। हिज फुल नेम वॉज जैकॉब लुडविग कार्ल ग्रीम और उनका पूरा नाम था जैकॉब लुडविग कार्ल ग्रीम। ग्रीम्स लॉ इज कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट फॉर द फिलोलॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू। और इसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है इंग्लिश में। क्यों देखा जाता है चलिए देखते हैं। एज इट शोज द सिस्टमेटिक रिलेशन बिटवीन द कॉन्सोनेंट्स इन जर्मनिक लैंग्वेजेस एंड कॉन्सोनेंट्स इन अदर इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस, स्टेटिंग दैट फोनेटिक चेंजेस टुक प्लेस। और इसे हम इम्पॉर्टेंट इसलिए मानते हैं क्योंकि ये कुछ कॉन्सोनेंट के चेंजेस को दिखाता है। जर्मनिक लैंग्वेज और इंडो यूरोपियन जर्मनिक लैंग्वेजेस के कॉन्सोनेंट्स के बीच में कैसे अंतर आते हैं उसे दिखाता है। साथ ही साथ वो ये भी दिखाता है कि फोनेटिक चेंजेस उसमें क्या क्या है। It also shows that changes in language and in groups of languages come about gradually and not as a result of random word changes। और ये ग्रीम्स लॉ हमें ये भी दिखाता है कि जो भी चेंजेस आते हैं हमारे किसी भी लैंग्वेज में वो अचानक से नहीं आते हैं, वो एक रैंडम वर्ड चेंज से नहीं आते हैं बल्कि धीरे धीरे आते हैं। दिस चेंज वॉज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड एज अ लॉ बाय जैकॉब ग्रीम इन 1822। और इसी लॉ को डिस्कवर किया गया था और पहली बार इस लॉ को देखा गया था जैकॉब ग्रीम के द्वारा 1822 में। एंड दिस लॉ हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर हिम। और इन्हीं पे ये नाम को मतलब इस लॉ को नाम दे दिया गया जो कि ग्रीम्स लॉ के नाम से हमें जाना जाता है आज। तो चलिए देखते हैं ग्रीम्स लॉ कहता क्या है। लॉ Grimm discovered certain correspondences between some consonant sounds occurring in the words of classical language like Sanskrit, Latin and Greek and those of Teutonic language like English and Gothic। तो Grimm लॉ को समझने के लिए हमें पहले दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है। ये मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ कि दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है। पहले साइड में रखना है जर्मनिक लैंग्वेज और दूसरे साइड में रखना है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज को। तो जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस को डिनोट करेगा वो होगा हमारा ये क्लासिकल लैंग्वेज जिसके अंदर आता है संस्कृत, लैटिन या ग्रीक। तो पहला पार्ट जो हम समझेंगे वो उसमें हम क्लासिकल लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करेंगे जिससे कि इन दोनों में से कोई भी एक वर्ड को हम लेंगे दिखाने के लिए एज ए एग्जाम्पल। और दूसरा हम लेंगे ट्यूटोनिक लैंग्वेजेस जिसके अंदर ओल्ड इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश और गॉथिक लैंग्वेज आता है एज एन एग्जाम्पल। तो दो पार्ट क्लासिक लैंग्वेज और ट्यूटोनिक लैंग्वेज में हम डिवाइड करके देखेंगे कि कैसे अंतर आता है इस लॉ में। इन ऑर्डर टू इलस्ट्रेट दिस साउंड शिफ्टिंग, और इस साउंड शिफ्टिंग को दर्शाने के लिए वी विल टेक वर्ड्स फ्रॉम क्लासिकल लैंग्वेजेस लाइक संस्कृत, लैटिन एंड ग्रीक एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडो यूरोपियन एंड वर्ड्स फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश और गॉथिक में बी टेकन टू रिप्रेजेंट द ट्यूटोनिक साउंड। तो जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया कि पहला पार्ट हम डिवाइड करेंगे इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में जिसमें क्लासिकल लैंग्वेज आएगा संस्कृत, लैटिन या ग्रीक, और दूसरा पार्ट में हम लेंगे ट्यूटोनिक लैंग्वेजेस में जिसमें क्या आएगा हमारा ओल्ड इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश और गॉथिक से किसी भी एक वर्ड को हम लेंगे एज एन एग्जाम्पल। ऑन द बेसिस ऑफ चेंजेस वी कैन डिवाइड देम इनटू 3 पार्ट्स। और ग्रीम्स लॉ को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि ये 3 तरह के चेंजेस को दिखाता है। तो पहला है हमारा इंडो यूरोपियन वॉइस्ड एस्पिरेटेड स्टॉप साउंड, BH यानी कि भ। और ये आप सोच रहे होगे मैं दो ऐसे ये स्लैश के बीच में क्यों डाली हुई हूँ। तो अगर आप फोनेटिक्स पढ़े होंगे और अगर नहीं पढ़े होंगे और आगे पढ़ने वाले होंगे तो आपको पता होगा कि ये जो भी ये साउंड हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हम BH GH नहीं कहेंगे, इसे हम भ कहेंगे, इसे हम घ कहेंगे, इसे हम ध कहेंगे। तो जो भी हम साउंड देते हैं उस साउंड को हम फोनेटिक्स में ऐसे दो स्लैश के बीच में डालते हैं। तो इंडो यूरोपियन वॉइस्ड एस्पिरेटेड स्टॉप साउंड, जो भी इंडो यूरोपियन के वॉइस्ड एस्पिरेटेड स्टॉप साउंड है यानी कि भ, घ और ध, बिकम्स शिफ्टेड इन ट्यूटोनिक, और वो ट्यूटोनिक में क्या बन जाते हैं कॉरस्पॉन्डिंग वॉइस्ड स्टॉप साउंड। यहाँ पे वॉइस्ड एस्पिरेटेड स्टॉप साउंड है और यहाँ पे
कॉरस्पॉन्डिंग वॉइस स्टॉप साउंड ब, ग और द में चेंज हो जाता है, यानी कि इंडो यूरोपियन का भ, घ, ध, ट्यूटोनिक का ब, ग और द में चेंज हो जाता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला इंडो यूरोपियन वॉइस्ड साउंड भ, ट्यूटोनिक में कैसे ब बनता है वो देखते हैं। तो एग्जाम्पल हम लेंगे इंडो यूरोपियन का, संस्कृत से एक वर्ड उठाएंगे भ्राता, और उसी को देखेंगे हम ट्यूटोनिक के मॉडर्न इंग्लिश में, वो क्या हो जाता है ब्रदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भ चेंज हो गया है ब में। दूसरा है इंडो यूरोपियन घ बिकम्स ट्यूटोनिक ग। तो इंडो यूरोपियन के संस्कृत का एक वर्ड है स्टिग, जो कि ट्यूटोनिक के मॉडर्न इंग्लिश में आते ही स्टिग हो जाता है। तो यहाँ पे घ चेंज हो रहा है ग में। इंडो यूरोपियन ध बिकम्स ट्यूटोनिक द। तो इंडो यूरोपियन का जो ध है वो ट्यूटोनिक के मॉडर्न इंग्लिश में जाके ड हो जाता है। तो देखते हैं संस्कृत का एक वर्ड है मध्य, जो कि मॉडर्न इंग्लिश में हो जाता है मिडिल। तो ध चेंज हो जाता है द में। चलिए अब दूसरे पार्ट में आते हैं। द इंडो यूरोपियन वॉइस्ड स्टॉप साउंड ब, द और ग। तो इंडो यूरोपियन का जो वॉइस्ड स्टॉप साउंड यानी कि ब, द और ग है, वो ट्यूटोनिक में क्या बन जाता है, आर शिफ्टेड इन ट्यूटोनिक टू वॉइसलेस साउंड। ये वॉइसलेस साउंड बन जाता है, यानी कि ब, द और ग चेंज हो जाता है प, ट और क में रिस्पेक्टिवली। यानी कि ब चेंज हो जाता है प में, द चेंज हो जाता है ट में और ग चेंज हो जाता है क में। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। इंडो यूरोपियन ब चेंजिंग इनटू ट्यूटोनिक प। तो संस्कृत का एक वर्ड है कुब्जा, जो कि मॉडर्न इंग्लिश में हम्प हो जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ब चेंज हो गया है प में। इंडो यूरोपियन द चेंजिंग इनटू ट्यूटोनिक ट। तो इंडो यूरोपियन का ड ट्यूटोनिक के ट में चेंज हो जाता है, जैसे कि संस्कृत का एक वर्ड है श्वधु, और वो चेंज हो जाता है मॉडर्न इंग्लिश में स्वीट। तो यहाँ देखिए द चेंज हो रहा है ट में। इंडो यूरोपियन ग चेंजिंग इनटू ट्यूटोनिक क, फिर ग चेंज हो जाता है क में। तो संस्कृत का एक वर्ड है गानू, यहाँ पे जे को ग का उच्चारण किया जाता है, इसलिए ये लिखा है जानू, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन होगा गानू। तो गानू यानी कि ग चेंज हो जाता है नी में, यानी कि ग चेंज हो जाता है क में, तो ये नी में। चलिए तीसरा देखते हैं। इंडो यूरोपियन वॉइसलेस स्टॉप साउंड, इंडो यूरोपियन का जो वॉइसलेस स्टॉप साउंड है प, ट और क बिकम्स इन ट्यूटोनिक टू द वॉइसलेस ओपन साउंड। और इंडो यूरोपियन का जो ये तीन है प, ट, क, जो कि वॉइसलेस स्टॉप साउंड है, वो ट्यूटोनिक के वॉइसलेस ओपन साउंड में चेंज हो जाता है फ, थ और ह में। तो एग्जाम्पल देखते हैं। इंडो यूरोपियन का प चेंज हो जाता है फ में। तो संस्कृत का एक वर्ड है पंच, जो कि मॉडर्न इंग्लिश में 5 हो जाता है। तो यहाँ पे ये प चेंज हो रहा है फ में 5। इंडो यूरोपियन ट चेंज हो जाता है ट्यूटोनिक के थ में। तो संस्कृत का एक वर्ड है दंत, जो कि मॉडर्न इंग्लिश में हो जाता है तुथ। तो दंत ट यहाँ पे थ हो गया तुथ। इंडो यूरोपियन क बिकम्स ट्यूटोनिक ह। तो इंडो यूरोपियन का जो क है एक वर्ड है संस्कृत का क्वा, जो कि मॉडर्न इंग्लिश में जाके चेंज हो जाता है हु, ह हो जाता है। ग्रीम्स लॉ हाउएवर डिड नॉट ऑपरेट अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। लेकिन ग्रीम्स लॉ हर जगह हमारा एप्लीकेबल नहीं होता है। कौन कौन सी जगह नहीं होता है, इसके दो केसेस है। पहला केस, इफ इंडो यूरोपियन प और क हैपन टू बी फॉलोड बाय ट। अगर इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का प और क के बाद अगर टी आता है, तो ये टी हमेशा अनचेंज रहेगा। यानी कि जो ये प है, जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि प चेंज हो जाता है फ में, तो अगर इसके बाद हम टी लगा देंगे, यानी कि पट रहेगा, यहाँ पे पी टी रहेगा, और तो ये चेंज हो जाएगा एफ टी में, लेकिन टी अनचेंज रहेगा। तो उसी तरह यहाँ पे जैसे कि ये के, हाँ ये के है, तो अगर इसका साउंड के टी रहेगा तो ये एच टी में हो जाएगा, लेकिन टी अनचेंज रहेगा। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि फॉलोड बाय टी, तो द टी रिमेन अनचेंज्ड। चलिए अब दूसरा देखते हैं। तो दूसरा केस है हमारा, इफ प ट क वेर प्रिसीडेड बाय एस। अगर प ट और क के पहले एस लग जाता है इन इंडो यूरोपियन, द कॉम्बिनेशन रिमेन अनचेंज। तो
उसका पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन अनचेंज्ड रहेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। संस्कृत का पहले भी हमने पढ़ा कि स्टिग स्टिग में हो जाता है ट्यूटोनिक में, लेकिन यहाँ देखिए एस, अगर टी के पहले एस लग गया, यहाँ पे प ट क दिया है तो यहाँ का ये एग्जाम्पल टी है। टी के पहले अगर एस लग गया तो यहाँ भी टी के पहले एस ही रहेगा, यानी कि ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन ही अनचेंज्ड रहता है, इसमें कुछ चेंज नहीं होता है। तो लास्टली हम कंक्लूजन लिख देंगे। फॉर डिकेड्स ग्रीम्स लॉ वाज इन लिंग्विस्टिक सर्कल ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन जब ये ग्रीम्स लॉ डिस्कवर हुआ था तो पूरे वर्ल्ड में ये मतलब एक छाया हुआ था, एक सुर्खियों में था कि ऐसा कोई लॉ है। देयर वेर ए नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर विच दिस लॉ वॉज एप्लीकेबल। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जहाँ पे ग्रीम्स लॉ एप्लीकेबल है, बट देयर वॉज नो एक्सप्लेनेशन दैट इज वाई दिस लॉ वॉज नॉट एप्लीकेबल इन सर्टन केसेस। लेकिन कुछ ही जगह में ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है, कुछ सर्कमस्टेंसेस में, लेकिन उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है किसी के पास आज भी कि क्यों नहीं होता है। बट इट हैज़ इट्स ओन इम्पॉर्टेंस, लेकिन इसके खुद की एक इम्पॉर्टेंस है जो हमें भूलना नहीं चाहिए। तो यहाँ ख़त्म होती है आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो आपके सिलेबस की हो, आपको हेल्प हुई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मुझे सपोर्ट करें जैसे आप सभी कर रहे हैं, और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते जाए। टिल देन थैंक यू सो मच।